हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीजेएस स्टडी। आई एम योर मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में। ओके, ये वीडियो आज इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है और आज इसमें हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो ज्योमेट्री है, आपको सबको पता है कि ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे कि और ब्रांच है लाइक स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा एक्सेट्रा। तो ज्योमेट्री भी एक ब्रांच ही है। तो कोई भी ब्रांच मैथमेटिक्स की अगर होती है तो उसके पीछे, उसके ओरिजिनेट होने के पीछे एक वजह होती है कि क्यों इसका जो है, क्यों ये प्रोड्यूस हुई, क्यों ये ओरिजिनेट हुई। ऐसे ही ज्योमेट्री के पीछे भी कुछ एक वजह है जिसकी वजह से ये ओरिजिनेट हुई। एक्चुअल में क्या है, हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी मैं। देखिए, ये जो वर्ड है ज्योमेट्री, ओके, ये जो वर्ड ज्योमेट्री है, इट इज अ ग्रीक वर्ड एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड। तो कौन कौन सा ये इसका कॉम्बिनेशन है और किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, ज्योमेट्री इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड। एक है जियो, जियो मीन होता है अर्थ, और सेकंड है मेट्री, REI, इसका मीन होता है मेजर। ओके, मीन्स जब लैंड की मेजरमेंट की जरूरत हुई तब मैथमेटिक्स की इस ब्रांच का ओरिजिनेट हुआ। ओके, तो इस तरीके से आप ये देखिए कि क्या ज्योमेट्री जो है केवल आज के टाइम में ही यूज़ की जाती थी, क्या एंशिएंट टाइम में ये यूज़ नहीं की जाती थी? नहीं, ये एंशिएंट टाइम में भी यूज़ की जाती थी। एक्चुअली बहुत सारी सिविलाइजेशन है लाइक चाइना, ग्रीस एंड इजिप्ट एंड बेबीलोन, यहाँ सब भी ज्योमेट्री का यूज़ होता था। लेकिन हमें कैसे पता कि ये यूज़ होता था? क्योंकि इंडिया की सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बारे में पढ़ा होगा आपने। तो आप ये देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो नगर थे वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड थे। वहाँ की सड़कें, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सब वेल ऑर्गेनाइज्ड था। तो क्या ये विदाउट ज्योमेट्री हो सकता था? इट मीन्स वो ज्योमेट्री जानते थे। और भी सिविलाइजेशन वर्ल्ड में थी जो ज्योमेट्री के बारे में जानती थी। मीन्स ज्योमेट्री वाज यूज्ड इन एवरीवेयर इन होल वर्ल्ड, सब जगह ज्योमेट्री का यूज़ हो रहा था, लेकिन नॉट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। मतलब कोई भी इसका सिस्टमैटिक मैनर नहीं था। तो ऐसे में क्या हुआ कि कुछ मैथमेटिशियन ने इस पर वर्क करना स्टार्ट किया। तो इसमें जो है एक मैथमेटिशियन थे ग्रीस के, थेल्स नाम था उनका। तो उन्होंने क्या किया, वो फर्स्ट ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फर्स्ट प्रूफ स्टेटमेंट दिया है। तो वो फर्स्ट प्रूफ स्टेटमेंट क्या था? जो उन्होंने फर्स्ट प्रूफ स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने ये बताया था कि कोई भी डायमीटर डिवाइड्स अ सर्किल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये फर्स्ट प्रूफ स्टेटमेंट था ज्योमेट्री का, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि कोई भी डायमीटर सर्किल का इट डिवाइड्स अ सर्किल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। फिर क्या हुआ, बहुत सारे मैथमेटिशियन थे, उनके एक स्टूडेंट थे पाइथागोरस, उन्होंने भी इस पर वर्क करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी और इस तरीके से 300 BC तक बहुत सारे मैथमेटिशियन ने अपनी अपनी प्रूफ स्टेटमेंट देने स्टार्ट कर दिए। 300 BC के लगभग एक मैथमेटिशियन हुए यूक्लिड, जो इजिप्ट के थे। तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन थी उन्हें सबको एक जगह इकट्ठा किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे एक सिस्टम में, एक सिस्टमेटिक मैनर में इसको जो है इकट्ठा कर लिया जाए। तो इस तरीके से जो जितनी भी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने सबको मिला करके एक बुक बनाई, एक बुक लिखी। उस बुक का नाम इन्होंने नाम दिया एलिमेंट का। ओके, इस बुक के 13 चैप्टर्स थे। 13 चैप्टर्स में से हर चैप्टर का नाम बुक था। देखिए, चैप्टर का नाम बुक है और बुक का नाम एलिमेंट है। ओके, तो ये जो उन्होंने बुक दी, इसमें 13 चैप्टर्स थे। तो इसमें सारी ही कलेक्टेड इन्फॉर्मेशंस थी जो उन्होंने लोगों को बताई। मीन्स इससे क्या हुआ कि लोगों ने ज्योमेट्री को जाना, अंडरस्टैंड किया कि हाउ ज्योमेट्री वाज यूजफुल इन एवरी फील्ड। मतलब लैंड को मेजरमेंट करने में ज्योमेट्री का क्या यूज़ है। तो इस तरीके से करके ज्योमेट्री एज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स सामने आया। उन्होंने क्या किया, अपनी बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्स दिए, पोस्टुलेट्स दिए। तो यहाँ जो आपकी क्लास में है, आपके सिलेबस में है, तो वो हमें 7 एग्जाम्स हैं और 5 पोस्टुलेट्स हैं। ओके, तो ये 7 एग्जाम्स और 5 पोस्टुलेट्स क्या है? एक्चुअल में एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स है क्या? एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स जो है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। मतलब इन्हें हम प्रूफ तो नहीं कर सकते, बट एज अ स्टेटमेंट हम इसको देखते हैं और हमें देख के लगेगा कि हाँ ऐसा तो होता है, बट इसको हम जो है स्टेटमेंट की फॉर्म में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो ये एग्जाम इन्होंने दिया है और पोस्टुलेट्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स, एग्जाम्स दिए हैं नंबर में 7 है ये, एंड पोस्टुलेट नंबर में 5 है। ओके, तो एग्जाम्स का जो यूज है, मतलब इट इज यूज्ड इन एवरीवेयर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में इसे हर
ब्रांच में, मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में इसे यूज किया जा सकता है। इट मीन्स इट इज एप्लीकेबल एवरी ब्रांच इन मैथमेटिक्स। ब्रांच किसी भी मैथमेटिक्स की ब्रांच में ये एप्लीकेबल होते हैं, ओके। लेकिन जो पोस्टुलेट्स हैं, पोस्टुलेट्स जो है वो केवल ज्योमेट्री में ही एप्लीकेबल है, ओके। इट इज एप्लीकेबल ओनली इन ज्योमेट्री। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में, पढ़ेंगे, ओके। अब हम पढ़ते हैं इसके एक्सियम्स के बारे में। हमारे इसमें फर्स्ट एक्सियम्स दिया है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो जो इन्होंने दिया है थिंग्स विच आर, तो हम एक एक एक्सियम को लेकर के उसे एक न्यूमेरिकल फॉर्म में करके देखेंगे, तो हमें ये जो स्टेटमेंट है बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। अगर इन्होंने बोला है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, अगर दो चीजें हैं और वो आपस में इक्वल है, सेम थिंग्स के इक्वल है, सपोज ए इज इक्वल टू सी, ओके। अगर ए इज इक्वल टू सी, एक दूसरी चीज है बी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सी, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए भी इक्वल टू सी के है, बी भी इक्वल टू सी के है, इट मीन्स ए इक्वल टू बी। तो फिर क्या होगा कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, ये दो चीजें अगर इसके इक्वल हैं, इट मीन्स दे आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये आपस में भी इक्वल होंगी, है ना। तो इस तरीके से इसका हम इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। आई होप ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट के थ्रू। अब सेकंड स्टेटमेंट आता है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल ऐड किए जाते हैं इक्वल में, मीन्स इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मीन्स दो चीजें, हम इसको एक नंबर लेके देखते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 2, तो ये 2 के इक्वल है, ओके। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर हम इसमें इस साइड भी 1 प्लस करते हैं, है ना, इक्वल्स ऐड किए जा रहे हैं बोथ साइड, और यहाँ पे भी अगर हम 1 प्लस करते हैं, इक्वल्स आर एडेड इन इक्वल्स, इक्वल्स में जो हमने इक्वल ऐड करा तो जो हमें मिला, जो होल्स मिला, तो वो भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड एक्सियम जो है, इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आई होप ये सेकंड भी आपको इस तरीके से जो मैंने आपको प्रूफ दिया है समझ में आ गया होगा। अब जो इसका थर्ड स्टेटमेंट है वो है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो ये जो हमारा सेकंड है, सेकंड एक्सियम है, उसी के जैसा ही है। इन्होंने इसमें ये बोला, अब की पहली बार तो उन्होंने प्लस किया था, है ना, अब की बार हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 3 इज इक्वल टू 3, अगर इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड, क्या बोला है इन्होंने, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स में से इक्वल ही नंबर ही सब्ट्रैक्ट की जाती है, नंबर हो या कोई भी चीज को सब्ट्रैक्ट की जाती है, तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो इक्वल ही होगा, ओके। तो थर्ड स्टेटमेंट को हमने इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब फोर्थ में आता है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स जो चीजें, अगर कोई दो चीज ऐसी हैं आपस में कोइंसाइड कर सकती हैं, तो इट मीन्स वे आपस में इक्वल होंगे। सपोज हमारे पास दो सर्किल है ना, दो सर्किल है, सेम सर्किल है और ये कोइंसाइड करते हैं, तो इट मीन्स क्या होगा, ये दोनों सर्किल्स आपस में इक्वल होंगे। तो इस तरीके से फोर्थ एक्सियम हो गया। अब हम करते हैं इसके आगे के एक्सियम। फिफ्थ एक्सियम है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो फिफ्थ एक्सियम में हमें बोला गया है कि जो होल होता है, जो पूरी चीज होती है, वो ग्रेटर देन द पार्ट, वो पार्ट के हमेशा बड़ा होता है। तो ये तो आपको पता ही है कि होल चीज, पूरी चीज पार्ट से हमेशा बड़ी होती है। देखिए इस तरीके से, माना कोई चीज हमारे पास 100 है ना, अगर कोई चीज हमारे पास 100 है और हमसे बोला जाता है कि इसका जो है हमें 20% हम इसको अलग कर लेते हैं, ओके। 20% जब इसका अलग कर लेते हैं तो इट मीन्स 20, वो चीज हो गई हमारे पास 20। तो इट मीन्स आप देखिए कि होल तो 100 है और हमने इसका पार्ट लिया है 20, तो 100 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 20। इसका कोई सा भी पार्ट 100 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 30। कोई भी पार्ट अगर हम इसका लेते हैं तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, ओके। ये हमारा फिफ्थ एक्सियम हो गया। अब हम सिक्स्थ एक्सियम पे आते हैं। सिक्स्थ एक्सियम में बोला है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स ऐसी चीजें जो किसी चीज के डबल के इक्वल है। मीन्स सपोज हमारे पास है x इज इक्वल टू 2 है, किसी चीज के डबल के इक्वल है, और दो चीजें हैं ये, सपोज y इज ऑल्सो इक्वल टू 2 है, ये भी किसी चीज के डबल के इक्वल है। तो इट मीन्स ये जो आपस में होंगी, जो ये आपस में है x एंड y आर ऑल्सो इक्वल टू 1, ये भी आपस में इक्वल होंगे। मीन्स x इज ऑल्सो इक्वल टू y। तो इस तरीके से ये हमारा 6th एक्सियम हो गया।
अब हम करते हैं सेवेंथ एग्जाम। सेवेंथ एग्जाम में हमें दिया है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी सेम 6 की तरह ही है। इसमें जिस तरीके से हमने डबल लिया है, तो हम इस वाले एग्जाम में इसको हम हाफ करके ले सकते हैं। सपोज x इज इक्वल टू हाफ ए, सपोज x इज इक्वल टू हाफ ए एंड y इज इक्वल टू हाफ ए, इट मीन्स x इक्वल टू y होगा। ओके, तो ये सेवेंथ एग्जाम्स सभी हमने आपको करवा दी है। अब हम करते हैं इसके पोस्टुलेट्स। ओके, अब पढ़ते हैं यूक्लिड पोस्टुलेट्स के बारे में। तो यूक्लिड पोस्टुलेट्स जो थे वो नंबर में 5 है ना। और आपको पता है कि ये जो पोस्टुलेट्स हैं दीज आर एप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री, ये केवल ज्योमेट्री में ही एप्लीकेबल है। तो इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट हमें दिया है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ओके, तो हमें इसमें इन्होंने बोला है कि स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन टू एनी अदर पॉइंट। इट मीन्स इनका मतलब क्या है कि कोई 2 पॉइंट्स हैं और किसी दूसरे पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो इसमें यही तो मतलब है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट का प्रूफ हो गया। अब सेकेंड जो आता है वो है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, कि कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है, इस तरीके से कोई भी लाइन है, तो इस लाइन को हम बोथ साइड से इन्फिनिट डिस्टेंस तक इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी हमारी टर्मिनेटेड लाइन है तो उसे हम बोथ साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम, आई होप आपको ये सेकंड वाला भी समझ में आ गया होगा। अभी जो थर्ड है इसमें बोला है इन्होंने अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कि एक सर्किल को ड्रॉ किया जा सकता है कोई भी सेंटर को लेके और कोई भी रेडियस को लेके। मीन्स आप कोई भी यहाँ पे आप पॉइंट ले लेते हैं तो इसको सेंटर मान करके आप किसी भी रेडियस से एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। इसी तरीके से कहीं भी कोई भी पॉइंट, चाहे आप 2 करें चाहे 3 करें, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए और किसी भी रेडियस का सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो फोर्थ पोस्टुलेट में बोला गया है इसमें ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं, राइट एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो ये सभी इक्वल्स होते हैं एक दूसरे के। देखिए राइट एंगल्स किस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो गया राइट एंगल, है ना, 90 डिग्री का एंगल, या हम इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, या फिर हम इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का एंगल। तो ये सभी एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। अब पढ़ते हैं इसके फिफ्थ पोस्टुलेट्स के बारे में। अब लेते हैं इसका फिफ्थ पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट में हमें दिया गया है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर less than 2 right angles, okay, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than 2 right angles, okay। तो इसको जब हम करके देखेंगे तब हमें इसकी स्टेटमेंट है तब समझ में आएगा। तो उन्होंने बोला है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, अगर कोई भी 2 स्ट्रेट लाइंस हमें इस तरीके से दी गई है, सपोज इस तरीके से हमें 2 स्ट्रेट लाइन दी गई है और इस पर कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से फॉलो करती है, तो मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, तो जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, देखिए जो ये इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स कौन से बनेंगे, ये वाले और ये वाले। ओके, सपोज हम इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। इसी तरीके से जो इंटीरियर बनेंगे इस साइड में, इस साइड में हम मान लेते हैं इसको सी और इसको मान लेते हैं डी। ओके, अब क्या दिया है इन्होंने, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, अगर इनको साथ में लिया जाता है देन इट इज लेस देन द 2 राइट एंगल्स। अगर इनको साथ में लिया जाता है, सपोज एंगल ए प्लस एंगल बी, देन इट इज लेस देन द 2 राइट एंगल्स। 2 राइट एंगल्स मतलब क्या हुआ, 2 राइट एंगल्स, 1 राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 2 राइट एंगल हो गए 180 डिग्री के। तो इनको अगर हम साथ में लेते हैं तो इनका सम 180 डिग्री से कम होता है, चाहे हम इस साइड के इंटीरियर एंगल्स ले लें और चाहे हम इस साइड के इंटीरियर एंगल ले लें। ओके, तो दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री से कम होगा। इसी तरीके से इन्होंने साथ में ये भी बोला है इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, अगर इसको इस तरीके से पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो मीट ऑन दैट साइड ऑन विद द सम ऑफ द एंगल्स लेस देन, तब ये जाके किसी पॉइंट पे, अगर इनको एक्सटेंड करने पे ये किसी ना किसी पॉइंट पे आगे जाके मीट करती है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से फिफ्थ पोस्टुलेट भी आपको बता दिया गया है। ये जो फिफ्थ पोस्टुलेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में कई बार आता भी है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में हमने आपको एग्जाम्स के बारे में बताया है और पोस्टुलेट्स के बारे में बताया है। देखिए एग्जाम्स जो होते हैं वो आप किसी भी ऑर्डर में याद कर सकते हैं और पोस्टुलेट्स जो है वो आपको ऑर्डर में याद करने हैं, लाइक पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 3, इस तरीके से।
और इनका आने का जो होता है वो इस तरीके से आते हैं कि लाइक 3 एक्सियोम्स आपको बोल दिए कि राइट 3 एनी एक्सियोम्स, है ना। तो इस तरीके से आ सकते हैं। पोस्टलेट में आपको आता है कि आपको लिखना होगा, आपको एक पर्टिकुलर बोला जाएगा कि आपको 5 नवंबर का पोस्टलेट लिखना है ना, राइट द 5th पोस्टलेट ऑफ यूक्लिड्स। ओके, तो आपको ये इस फॉर्म में याद करना है, स्टेटमेंट की फॉर्म में याद करना है, क्योंकि प्रूफ तो होते नहीं है, ये स्टेटमेंट की फॉर्म में होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस इंट्रोडक्शन में या इस वीडियो में जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड था सभी आपको बता दिया गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो।